भारत की अपनी देशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र अब एक बड़े मुकाम की ओर बढ़ रही है। यह MK1, MK2 और MK3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है और अनुमान है कि अगले 4-5 वर्षों में इसका ऑर्डर बुक 1500 यूनिट्स तक पहुंच जाएगा। इसे पूरी तरह भारत की DRDO ने विकसित किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह मिसाइल परिवार भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता कम करना है, जैसे रूसी R-77 और R-27, फ्रेंच माइका और यूरोपीय मेटियोर। 1990 के दशक से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना ने विदेशी BBR मिसाइलों पर काफी निर्भरता रखी है। इस दौरान 1800 से अधिक R-77, 1000 R-27, 700 माइका और लगभग 200 से 250 मेटियोर मिसाइलें खरीदी गई हैं। लेकिन अब अस्त्र परिवार तेजी से एक किफायती और उच्च प्रदर्शन वाला विकल्प बनकर उभर रहा है। अप्रैल 2025 तक वायुसेना और भारतीय नौसेना ने लगभग 600 अस्त्र MK1 मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया है। इसमें अगस्त 2024 में अनुमोदित 200 मिसाइलें भी शामिल हैं। इनका उत्पादन BDL के तेलंगाना स्थित भानूर फैसिलिटी में शुरू हो चुका है। अगले 4-5 वर्षों में सभी वेरिएंट्स के साथ ऑन ऑर्डर बुक 1500 यूनिट्स तक बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम वायुसेना की रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जो पुराने मिसाइल सिस्टम को बदलने और अपने बढ़ते फाइटर बेड़े को आधुनिक और देशी मिसाइलों से लैस करने के लिए उठाया जा रहा है। इस बेड़े में SU-30 MKI, तेजस MK-1A, MiG-29 और भविष्य के MK शामिल हैं। 2019 के बालाकोट हवाई संघर्ष ने यह दिखा दिया कि विदेशी BVR मिसाइलों में कुछ सीमाएं हैं। खासकर R-77 की छोटी रेंज पाकिस्तान के अमरम के मुकाबले वायुसेना के लिए चुनौती बन गई थी। अस्त्र MK1, जिसकी रेंज 100 से 110 किलोमीटर है, ने यह अंतर खत्म कर दिया है। MK2 और MK3 वेरिएंट्स आने वाले समय में शत्रु की क्षमताओं से भी आगे निकलने की क्षमता रखते हैं। अस्त्र कार्यक्रम की तेजी से बढ़ती ऑर्डर बुक यह दर्शाती है कि भारत की वायुसेना अब इंडिजनाइजेशन की दिशा में गंभीर कदम उठा रही है। वायुसेना माइका को धीरे धीरे फेज आउट करने की योजना बना रही है, क्योंकि इसकी रेंज सीमित है। साथ ही रूसी R-77 और R-27 पर निर्भरता भी कम करने का लक्ष्य है, क्योंकि रूस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण सप्लाई चेन में बाधाएं हैं। मेटियोर मिसाइल अपनी उच्च क्षमता के बावजूद लगभग 25 करोड़ रुपए प्रति यूनिट महंगी है, जबकि अस्त्र की कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है। यही कारण है कि अस्त्र न केवल किफायती है, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भी उपयुक्त है। वायुसेना ने राफेल जेट्स के लिए अस्त्र MK1 और MK2 का इंटीग्रेशन शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके ट्रायल 2026 में होने की संभावना है। इन मिसाइलों को आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर और पाकिस्तान के F-16 शामिल हैं। अस्त्र की लागत, प्रभावशीलता और विभिन्न प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबिलिटी इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आकर्षक बनाती है। इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों ने जो SU-30 ऑपरेट करते हैं और रूस से निर्भरता कम करना चाहते हैं, अस्त्र MK1 में गहरी रुचि दिखाई है। DRDO द्वारा BDL को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से उत्पादन को स्केलेबल बनाया गया है। भानूर फैसिलिटी न केवल घरेलू मांग को पूरा कर सकती है, बल्कि निर्यात मांग को भी संभाल सकती है। भारत की रक्षा निर्यात आकांक्षाओं के अनुसार 2023 से 24 में रक्षा निर्यात लगभग 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अस्त्र मिसाइलें SU-30 और ग्रिपेन जैसे प्लेटफॉर्म के लिए कंपैटिबल होने के कारण ब्राजील, मलेशिया और वियतनाम में निर्यात के लिए भी एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प हैं। अस्त्र MK2 और MK3 की तकनीकी प्रगति इसे न केवल वर्तमान खतरों के मुकाबले सक्षम बनाती है, बल्कि भविष्य के हाई एंड एयर कॉम्बैट परिदृश्यों के लिए भी तैयार करती है। MK2 में लंबी रेंज और बेहतर प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम है, जबकि MK3 में स्टेल्थ फाइटर और लो सिग्नेचर प्लेटफॉर्म को मारने की क्षमता होगी। यह मिसाइल परिवार वायुसेना को पुराने रूस निर्भर मिसाइल सिस्टम से मुक्ति दिला रहा है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा तकनीक की प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है।